brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से एक मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, आप सबको पता है। इस मामले का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर और मेघालय की राजधानी शिलोंग से है। मध्य प्रदेश का एक नवविवाहित जोड़ा शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचता है और फिर वहां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। घर वाले, पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें लगातार इस जोड़े की तलाश करती हैं और फिर एक दुखद खबर सामने आती है, वो ये कि इस जोड़े के एक सदस्य, मतलब जोड़े में से एक पति, उसकी लाश मिलती है। और लाश भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि कत्ल के बाद खाई में फेंकी गई लाश, क्योंकि मौके पर ही जो है वो एक हथियार भी मिलता है जिसे पुलिस आलाए कत्ल बता रही है। और इसके अलावा लाश पर कुछ ऐसे निशान मिलते हैं जिससे पुलिस को लगता है कि उस नौजवान का कत्ल ही हुआ है। आप सारे लोग इस खबर को लगातार देख रहे होंगे, क्राइम तक पर फॉलो कर रहे होंगे। जो कपल है उनके नाम हैं राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी है सोनम रघुवंशी। तो ये स्टोरी आप लगातार क्राइम तक पर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को इस स्टोरी के अब तक के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा ये बताऊंगा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस दिशा में चल रही है। और उधर इंदौर में जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी उनके घर वालों को मिली और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो इंदौर के लोगों ने क्या नई मांग सामने रखी, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही क्रिस्प और कंसाइज्ड तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सर्च अपडेट के बारे में बताऊं। जब से ये कपल गायब हुआ 23 मई को गायब हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार कई टीमें, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसओटी, लोकल वॉलंटियर्स की चेरापूंजी के आसपास, मेघालय में है चेरापूंजी, आप सब जानते हैं, दुनिया की ऐसी जगह जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है और अभी रेनी सीज़न भी है। अभी तो बारिश अलबत्ता बहुत ज़्यादा हो रही है। उस मुश्किल प्राकृतिक हालत में वहां पर कई टीमें, तकरीबन 60-70 लोगों का दल लगातार तलाशी अभियान चला रहा है। और इस तलाशी अभियान का ही नतीजा है कि राजा रघुवंशी की बॉडी उन लोगों ने रिकवर करने में कामयाबी हासिल की है। और ये बॉडी खाई में ऐसी जगह पर पड़ी हुई थी जहां तक पहुंचना भी मुश्किल है। हालांकि उसी जगह पर एक दाव जैसा हथियार भी मिला है जिसे वेपन ऑफ ऑफेंस कहा जा रहा है, यानी कत्ल में इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार बताया जा रहा है। लेकिन पति की लाश मिलने के बाद भी पत्नी का अब तक कोई पता ठिकाना नहीं है। वो कहाँ गई, किस हाल में है, ये सारे सवाल जो है अभी भी पुलिस के लिए भी अनसॉल्व्ड है और पूरी दुनिया के लिए अनसॉल्व्ड है। तो लोग जो है लगातार इस खबर पर नज़र भी बनाए हुए हैं। तो सर्च ऑपरेशन की तो ये बात है। सर्च ऑपरेशन में कुछ और अहम बातें सामने आई है, वो ये कि उसी खाई में जहाँ पर वो बॉडी मिली थी, उसके थोड़ी ही दूर पर पुलिस को एक XXL साइज़ का एक रेनकोट भी पड़ा हुआ मिला है। अब ये रेनकोट किसका है, इसे लेकर एक शक है, संशय है। शक ये जताया जा रहा है कि शायद ये रेनकोट जो है वो सोनम का है। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर बारिश होती है तो अक्सर टूरिस्ट जो है वहाँ या तो रेनकोट किराए पर लेते हैं या फिर ख़रीद लेते हैं। तो बहुत मुमकिन है कि ये रेनकोट सोनम का हो, इस बात की संभावना है। और पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है। रेनकोट को रिकवर किया गया है। साथ ही मौके पर कुछ स्टेन्स मिले हैं जो देखने में तो ब्लड स्टेन्स लग रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली ब्लड स्टेन है या नहीं, ये पता करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। उन स्टेन्स को कलेक्ट किया गया है और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में उसकी जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम राजा रघुवंशी का हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि कल जब मैं ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के एसपी को सुन रहा था तो उन्होंने जोर देकर यह कहा कि यह मामला मर्डर का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मर्डर क्यों हुआ है, मोटिव क्या है, उसका अभी वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपको प्रोबेबल मोटिव्स के बारे में भी बता देता हूँ। सबसे प्रोबेबल मोटिव तो ये है कि शायद रॉबरी या लूटपाट इसके पीछे की वजह हो, क्योंकि कुछ वैल्यूएबल्स इनके जो हैं वो गायब हैं। जो बिलोंगिंग्स में भी वैल्यूएबल थे राजा रघुवंशी के पास, वो सारी चीज़ें भी गायब हैं। और इसके अलावा जो दूसरा मोटिव है या हो सकता है मोटिव, वो ये कि इन लोगों की शायद
कुछ लोकल लोगों से किसी बात को लेकर कहा सुनी या लड़ाई हो गई, जिसके बाद इस घटना को लोगों ने खुंदक में आकर या रंजिश में आकर अंजाम दिया। एक थ्योरी ये भी बताई जा रही है, हालांकि ये खबर अपुष्ट है, लेकिन बताई ये जा रही है कि एक कॉफ़ी शॉप में ये लोग गए थे और वहाँ इन लोगों ने ट्रैकिंग करने से पहले कॉफ़ी पी थी, लेकिन कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी, तो उन लोगों ने कॉफ़ी फेंक दी थी और इसके बाद जाहिर है एज अ कस्टमर उन्होंने शायद शिकायत भी की होगी, जिसे लेकर कॉफ़ी शॉप वाले से इनकी कोई कहासुनी हुई, लड़ाई हुई और उसके बाद फिर ये लोग आगे गए। तो कहीं उस लड़ाई झगड़े का ये अंजाम या नतीजा तो नहीं है। एक पहलू ये भी है जिसकी पड़ताल अभी चल रही है। इसके अलावा एक मोटिव जिसके बारे में वहाँ के एसपी विवेक सीम ने जिक्र किया है वो ये कि ये क्राइम ऑफ हेट भी हो सकता है, यानी नफ़रत में या रेसिज्म की वजह से की गई हत्या, ऐसा भी हो सकता है। पुलिस उस एंगल को भी एक्सप्लोर कर रही है, देख रही है। लेकिन इन सब के बीच जो एक नई बहुत अहम जानकारी सामने आई है वो ये कि जिस जगह पर ये लोग घूमने के लिए गए थे वो पूरा का पूरा इलाका जो है बांग्लादेश बॉर्डर के काफ़ी करीब है और बांग्लादेश का बॉर्डर तकरीबन 40 किलोमीटर का लगता है वहाँ, और जिस जगह पर ये लोग थे वहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर की दूरी तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर है। तो चूंकि बांग्लादेश में इस वक्त पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, आप सबको पता है, वहाँ उथल पुथल की स्थिति है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार है नहीं, एक कार्यवाहक मुखिया है देश का जो देश चला रहा है, और ऐसे में बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स घुसपैठिए बांग्लादेश से लगातार भारत में आने की कोशिश करते रहते हैं। और चूंकि मेघालय का ये इलाका जो है वहाँ कोई फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर नहीं है, तो वहाँ बांग्लादेशी आसानी से घुस जाते हैं अंदर और लूटपाट और दूसरे आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। तो 8 मई को एक एडवाइजरी ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट की ओर से जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो भारत आ सकते हैं और रात के वक्त में खासकर आ सकते हैं, जो लूटपाट और दूसरे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए कोई भी रात को अपने अपने घरों से बाहर न निकले, घरों में ही रहे, और उस एडवाइजरी में बाकायदा नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की बात कही गई थी। तो कहने का मतलब ये भी है कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ मैंने आपको बताई मोटिव्स के बारे में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये भी है। कुछ पारिवारिक सूत्रों ने ये शक जताया है, वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सोनम है उसको किडनैप करके बांग्लादेशी लोग ही लेकर चले गए हों, क्योंकि बांग्लादेशियों के भारत आने की एडवाइजरी जारी की गई थी और ये बांग्लादेशी जो है वो कोई शरीफ नागरिक नहीं बल्कि इन्फिल्ट्रेटर रॉबर टाइप के लोग होंगे, इस तरह की आशंका वहाँ के ज़िला प्रशासन को थी। तो ये जगह अपने आप में बहुत संवेदनशील है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये भी है कि क्या इन लोगों को किसी ने इसके बारे में इन्फॉर्म भी किया था? टूरिस्ट्स को गाइड करने, इन्फॉर्म करने का जो मैकेनिज्म या सिस्टम है, क्या उस मामले में भी कोई चूक हुई? ये भी एक देखने समझने वाली बात है। उधर इंदौर में राजा रघुवंशी की बॉडी जो है उनके घर तक पहुंची और उनके बुजुर्ग माता पिता को इसके बारे में पता चला। पूरे परिवार में बहुत ही गम और दुख का माहौल है और परिवार इस बात को लेकर भी चिंतित है कि बेटा तो चला गया, बहू पता नहीं कहाँ पर है, कब मिलेगी। तो बहुत ही असमंजस और गम के हालत में न सिर्फ इंदौर का ये परिवार बल्कि पूरे इंदौर शहर के लोग हैं। और इंदौर के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि वहाँ की लोकल पुलिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल पीपल हो। तो इसीलिए एक ऐसी एजेंसी से जांच हो जाए जो निष्पक्ष हो और केंद्रीय एजेंसी हो, तो उससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि राजा रघुवंशी की तो मौत हो गई, हत्या हो गई, वजह जो भी रही हो उसका पता चलेगा, लेकिन सोनम कहाँ है ये सबसे बड़ी बात है। बहुत दिन गुजर चुके हैं, आपको पता है 23 मई की दोपहर को इनकी आखिरी बार अपने घर वालों से बात हुई थी। उसके बाद इनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और इसके बाद आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 5 जून की तारीख है। तो इतने दिनों का वक्त गुजर चुका है और कपल में एक मिसिंग है और एक की बॉडी मिल चुकी है, एक का कत्ल हो चुका है। अभी ऑनगोइंग स्टोरी है, डेवलपिंग स्टोरी है। आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड और जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं क्रिस्प और कंसाइज्ड तरीके से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो आई होप कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है और आपको कुछ नई जानकारी मिली भी होगी। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश की एक पढ़ी लिखी बुजुर्ग महिला ने हाई कोर्ट में अपनी बेगुनाही के लिए दलील दी
और जब उन्होंने खुद आर्ग्यू किया हाई कोर्ट में तो जज भी जो है वो अचंभित रह गए और उन्होंने महिला से पूछा कि क्या आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, तो महिला ने बताया कि जी मैं प्रोफेसर हूँ। ये जो लेडी हैं उनकी उम्र 65 साल है और उन पर अपने ही पति के कत्ल का इल्ज़ाम है, अपने ही पति के कत्ल की वो दोषी पाई गई हैं और कत्ल भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि पति को बिजली के झटके देकर। तो ये अजीबोगरीब केस मध्य प्रदेश में इस वक्त है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच इस केस को सुन रही है। उसके बारे में मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस स्टोरी को ज़रूर सुने। बहुत ही अनोखी और डिफरेंट किस्म की क्राइम की स्टोरी है। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। गौरव वत्स ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि वो जो लेडी है जिन्होंने अपनी बात रखी हाई कोर्ट में अपनी तरफ से, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है उनके तरफ से एफर्ट था और उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। राघवेंद्र तिवारी जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। करुणा समथिंग के नाम से इन्होंने कमेंट किया है। नाम इनका नाम के साथ सरनेम चूँकि जुड़ा हुआ है तो इसीलिए मैं अलग से सरनेम पढ़ नहीं पा रहा हूँ चूँकि वो क्लब्ड है। और इसके अलावा एक हमारे दर्शक हैं FRG10 PUBG के नाम से इन्होंने आईडी बना रखी है और इन्होंने कहा है कि जो स्टोरीज़ है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट जो क्राइम तक पर बना हुआ है उसके लिए वो थैंकफुल है। इमरान बादशाह ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। नवारा किमले रेगुलर कमेंट करती हैं और हांगकांग से हमें देखती हैं, बहुत स्वागत आपका। और भास्कर अरगढ़े साहब ने भी कमेंट किया और उन्होंने बताया कि वो कोल्हापुर से हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्टोरी मैंने कल सुनाई थी उस स्टोरी को पहले शायद शम्स सर ने भी कभी आप लोगों के सामने पेश की होगी, सुनाई होगी। परूप श्रेष्ठा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। देव कुमार सिविल वर्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया है। तरुण हैं, राधे राधे लिखते हैं। प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। मुकेश यादव जी, PK चंद्रा टेंडोल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। उमेश भूइया जी हैं और इन्होंने ये कहा है कि आज के ज़माने में ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है उसमें इसके रील्स जो है, वीडियो जो है वो वायरल हैं और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी घटनाओं की कहानी के बारे में जानना सुनना चाहता हूं जो पुरानी हो और आजकल चल नहीं रहा है वो। एनीवे चलिए कोशिश करूंगा। आनंदी क्रिएट्स ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है, उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच आनंदी क्रिएट्स। अब आपका शुभ नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी आईडी जो है मैं उसी से आपको संबोधित कर रहा हूँ और आपने जो मतलब हौसला अफजाई की है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। ब्रिजेंद्र सिंह जी रेगुलर लिसनर है हमारे। जया अवस्थी, विजय हांसदा ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा हेमंत जी ने कमेंट किया है। DS भक्ति के नाम से हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने भी कमेंट किया है। ओवरऑल डेवलपमेंट, ये पीयूष कुमार पांडे हैं बलिया से और ये उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि अपराधी कुछ दिन बाद ज़मानत पर छूट जाएंगे और ज़्यादातर पेशेवर अपराधी अपराध करते हैं। बिल्कुल, देखिए ज़मानत देने के मामले में मुझे लगता है कि अदालतों को थोड़ा सा सख्त रुख अपनाना चाहिए, खासकर पेशेवर अपराधियों के साथ। फर्स्ट टाइमर किसी से कभी कोई अपराध हो गया और जो कोर्ट में आकर रिपेंट कर रहा हो, कह रहा हो कि अब कभी कोई अपराध नहीं करूंगा, उसे तो फिर भी ज़मानत दी जा सकती है। लेकिन ऐसे लोग जो बिल्कुल रिमोर्सलेस हों और जिनमें कोई पश्चाताप या ग्लानि की भावना न हो, अगर वो प्रोफेशनल अपराधी हों तो उन्हें मेरे हिसाब से इतनी आसानी से ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। आकाश रहमान के नाम से एक आईडी है। नाम जो है वो आकाश नाम जो है वो आमतौर पर हिंदुओं में ही होता है, रहमान सरनेम मुस्लिमों में होता है। तो आपका नाम और सरनेम जो है वो अपने आप में जो है भारतीय विविधता की एक मिसाल है, मैं ऐसा कहूँगा। योगेश धरने ने भी कमेंट किया है और इसके अलावा आयशा सुल्ताना ने कमेंट किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा कि हमारा भी नाम लीजिए, मैं तो चाहूँगी अगर वो लेडी इनोसेंट है तो उसके हक में वो फैसला हो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है कि सारे लोग यही चाहते हैं कि कोई भी बेगुनाह जो है वो फंसे नहीं और कोई भी गुनहगार जो है वो बचे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता। आज मेरी जो ये पेशकश थी ये थोड़ी शॉर्ट और कंसाइज्ड थी, बट आई होप कि लेटेस्ट स्टोरी थी और लगातार डेवलपिंग स्टोरी थी, तो इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो आप लोगों ने इसको सुनी होगी और मतलब आई होप कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।